बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 8 अप्रैल 2021 को। इस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह से होता है, जिसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे की और मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स के। ठीक है, इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि कितने कितने मार्क्स के जो प्रश्न हैं किस किस खंड में दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन ए आता है, यानी कि खंड आ आता है, जिसमें अपठित गद्यांश होते हैं और अपठित पद्यांश होते हैं, यानी कि एक कविता वाला सेक्शन और एक कहानी की तरह। तो सबसे पहला प्रश्न है गद्यांश के आधार पे 10 मार्क्स का, जिसमें कि आपके एक मार्क्स के 10 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। तो इसको आप आसानी से इजीली पढ़ सकते हैं जो गद्यांश है। इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए गद्यांश को यहाँ से पढ़ सकते हैं। आंसर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हर मानव में एक अजीब विसंगति है, वो कौन सी है? अहंकार की, संतोष की, अपराध की, अभिमान की। तो इसका सही आंसर है हर मानव में एक अहंकार की अजीब सी विसंगति समाहित है। दूसरा प्रश्न है मानव की अंतहीन महत्वाकांक्षा जो है वो किसके लिए अहितकर साबित हो सकती है, यानी कि खराब साबित हो सकती है? स्वाभिमान के लिए, पर्यावरण के लिए, सफलता के लिए, का व गा दोनों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण के लिए मानव की जो अंतहीन महत्वाकांक्षा है वो अहितकर साबित हो सकती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है मानव स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए क्या करता है? मानव स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? दूसरों को नीचा दिखाता है, महत्वाकांक्षा बनाना, बड़ेपन का भाव रखना, या केवल खा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों को नीचा दिखाकर वह ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विलासिता व क्रूरता कब हावी हो जाती है? सत्ता के अहंकार आ जाने पर, ठीक है, शक्ति के अहंकार के आ जाने पर, समृद्धि के अहंकार जागने पर, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सत्ता के अहंकार के जागने पर। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दूसरों की छोटी सी भूल जो है वो अपराध हमें कब लगने लगती है? जो दूसरों की छोटी भूल है वह हमें अपराध किस समय पर लगती है? इसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि स्वाभिमान के होने पर, ठीक है, अहंकार के वशीभूत होकर, दूसरों के विरोध करने पर, या काफा गा दोनों। तो इसका सही आंसर है तीसरा वाला, दूसरों के विरोध करने पर हमें छोटी गलती भी या छोटी सी भूल भी अपराध लगने लगती है। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाता है? स्वाभिमानपूर्ण, सद्भावना, विलासितापूर्ण, या फिर क्रूरतापूर्ण। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव का जो व्यवहार है वो क्रूरतापूर्ण हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, मानव का स्वाभिमान के समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। मानव का जो स्वाभिमान है वो समय के साथ किस में परिवर्तित हो जाता है? गर्व में, अहंकार में, अपराध में, या ज्ञान में? तो ये परिवर्तित होता है अहंकार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया? सेकंड वाला, अहंकार में। ठीक है। फिर देखिए अगला है कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 नहीं 8 है मानव दूसरों का शोषण व दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है स्वयं को असंतुष्ट करने के लिए, स्वयं की शक्ति बढ़ाने हेतु, स्वयं की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्वयं की अस्मिता की ऊंचाइयों को देने के लिए वह दूसरों का शोषण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव क्रोधित हो जाता है। मानव जो है वो क्रोधित कब होता है? छोटा सा गर्व होने पर, अपना छोटा सा समर्थन होने पर, अपना छोटा सा विरोध होने पर, या कोई नहीं। तो मानव जो है वो अपना छोटा सा विरोध होने पर भी क्रोधित हो जाता है। ठीक है। फिर है मानव जो है, मानव का अहंकार किस बात का शत्रु है? सफलता व संतुष्टि का, विलासिता व क्रूरता का, ऊंच व नीच का, केवल खा। तो इसका सही आंसर है मानव का अहंकार जो शत्रु है वो सफलता और संतुष्टि का शत्रु है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसका पार्ट 1 यानी कि अथवा वाला भी आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है पहले का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, लेकिन जिन बच्चों ने ये किया उनके लिए ये वाला सही आंसर पता चल गए होंगे, और जिन्होंने ये वाला किया है तो इसका भी आंसर आपको बता देते हैं ताकि उनके लिए भी अच्छा होगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं सेवा भाव इस नश्वर जीवन का जो सौहार्द है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हम सीधा इसके आंसर की बात करते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है
सेवा भाव से मानव मन में विकसित होता है। क्या विकसित होता है? समता भाव, आदर भाव, अनादर भाव या इनमें से कोई नहीं। तो सेवा भाव से मानव मन में समता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर है कि सेवा को जीवन मंत्र मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनकी सोच कैसी होती है। ठीक है, इनकी जो सोच है वो कैसी होती है। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला है सुगंधित सोच होती है, ईर्ष्यालु सोच होती है। ठीक है। फिर है हर किसी को ऊंचाई पर जाते देख इन्हें खुशी होने की सोच होती है। और फिर काल्पनिक सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हर किसी को ऊंचाई पर जाते देख इन्हें खुशी होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सेवा करने की इच्छा मात्र ही सहायक होती है। वह किस चीज़ में सहायक होती है? जीवन मन में सौम्यता उत्पन्न करने में, जीवन को माधुर्यपूर्ण बनाने में, का व खा दोनों में या केवल का में। ठीक है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में से जो सेकंड वाला है जीवन को माधुर्यपूर्ण बनाने में, ये वाला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निश्चल भावों व विचारों का आदान प्रदान जो है वो किससे संभव है? निस्वार्थ भाव से, स्वार्थपूर्ण सेवा से, आदर भाव से या फिर केवल खा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ सेवा भाव से ही जो निश्चल भाव हैं, विचार हैं, इनका आदान प्रदान संभव है। पांचवा देखिए, सेवा भाव से मन क्या हो जाता है? सेवा भाव से मन तृप्त हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, अतृप्त हो जाता है, का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा का व खा दोनों। क्या यानी कि तृप्त भी हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी के मन को सुकून पहुंचाने में क्या सहयोगी होता है? हमारे मीठे बोल, पहला ऑप्शन है हमारे मीठे बोल व चेहरे की मुस्कान, कल्याण, चिंतन शक्ति, आत्मिक शक्ति। तो इसका सही आंसर है हमारे मीठे बोल व चेहरे की मुस्कान किसी के मन को सुकून पहुंचाने में सहयोगी होती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है वास्तविक गरीबी जो है वो किसे कहते हैं? आत्मा की गरीबी, प्रशंसा करना, धन का अभाव या निर्धनता। तो इसका सही आंसर होगा आत्मा की गरीबी को वास्तविक गरीबी कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सबके कल्याण की कामना का सर परिणाम किस चीज़ में परिलक्षित होता है? घबराहट व बेचैनी से मुक्ति मिल जाती है, स्वार्थ भावना इसमें समाहित होती है। ठीक है। स्वार्थ भावना नष्ट हो जाती है, का व गा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा घ कि का व गा दोनों, यानी कि घबराहट व बेचैनी से मुक्ति मिल जाती है और स्वार्थ भावना भी नष्ट हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समाहित हो जाते हैं। किस में समाहित होते हैं? सबके कल्याण की कामना में, मन के स्वार्थ में, चिंतन करने में, गा और का और गा दोनों। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा सबके कल्याण की कामना करने की भावना से। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही आसान है कि खुशियाँ कैसे बढ़ती हैं। ये पैसेज में नहीं, आपको भी पता होगा कि जो खुशियाँ हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है। और दुख बांटने से कम होता है। तो आई होप ये जो पहला वाला प्रश्न था सेकंड वाला अथवा का, ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न आपको पता चले होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आपका आंसर सही था और कौन सा आपका गलत था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें जो है काव्यांश दिया गया है और इसी काव्यांश के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। 1-1 मार्क्स के 8 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कुएं के पास जाकर भी प्यासा का प्यासा रह जाता है, दोषी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो कुएं के पास जाकर जो दोषी व्यक्ति है वो प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। ठीक है। दूसरा है जीवन भी कुएं की तरह है, जीवन भी एक कुएं की तरह है। वो कौन सा है? अथाह अगम, अथाह दुर्गम, अथाह सुगम्य, कोई नहीं। तो इसका सही है अथाह आगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ी बड़ी रस्सियाँ बांटी जो हैं इसका भाव क्या है? ठीक है। सफलता पाने हेतु योजना बनाना, सफलता पाने हेतु खुद को परखना, केवल का। तो बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो बांटी हैं इसका भाव है सफलता पाने हेतु योजना बनाना। ठीक है। बल्कि अपने लिए योजना नहीं बनाई इसने सफलता पाने के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। ठीक है। फिर है 4th है कि मानव जीवन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा रह जाता है। ठीक है। कौन कौन से प्रयास होते हैं? अपनी कमियों को ना पहचानने के कारण, अपनी सफलता को ना देख पाने के कारण, कमियों के लिए दूसरों को दोष देने का कारण, गा है
खा व गा दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि कमियों के लिए दूसरों को दोष देने के कारण मानव जीवन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा रह जाता है। ठीक है। फिर है पांचवा कि चिन्हा नहीं से यहाँ असंख्य छिद्रों के माध्यम से संकेत किया गया है मानव की कमियों की ओर, मानव की सफलता की ओर, मानव के जीवन में आने वाले लोगों की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मानव की कमियों की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए, असफलता प्राप्त होने पर मानव को कौन सी चीज़ परखनी चाहिए? सुविधाओं की, ठीक है, घड़े की, अपनी कमियों की, या लेखक केवल का? तो इसका सही आंसर होगा अपनी कमियों की परख करनी चाहिए। 7वां है और तूने दोष पंक्ति का क्या आशय है? असफलता के लिए स्वयं को दोषी मानना, असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानना, असफलता के लिए कुएं व पानी को दोषी मानना, केवल का? तो देखिए जैसा पंक्ति का अभाव है उसके हिसाब से तो कुएं व पानी को दोषी मानता है, लेकिन ये जो पंक्ति है इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला, असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानना। ठीक है। दूसरा है प्रस्तुत काव्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कि सफलता पाने हेतु अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करके उनमें सुधार करें, केवल का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि का खा दोनों ही सही हैं। ठीक है। तो इस तरह से काव्यांश वाला जो पहला पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जिस बच्चे ने भी ये किया है उसे पता चल गया होगा कि मेरा कौन कौन सा आंसर जो है वो सही था और कौन कौन से आंसर गलत हो गए। उसके बाद जो दूसरा आता है अथवा में, इसके भी आंसर देख लेते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम सिंपली इसके प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में कौन सा देश बसा है? भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है। सेकंड देखिए, उसका पद प्रक्षालन निरंतर कर रहा है, वो क्या है? समुद्र, नदी, पोखर, हिमालय। तो समुद्र जो है पद प्रक्षालन निरंतर कर रहा है। ठीक है। दूसरा, पहला सही है दूसरे का। तीसरा है भारत के फूलों का जो स्वरूप है वो कैसा है? सुगंधित, सुंदर, प्यारे, दिन रात हंसने वाले, सुधा धरा वाले, का व खा दोनों। तो तीसरे का आंसर होगा का व खा दोनों है, यानी कि सुगंधित, सुंदर, प्यारे भी हैं, दिन रात हंसने वाले भी हैं। फोर्थ है भारत की नदियाँ कैसी हैं? अमृत समान जल से परिपूर्ण, देश को निरंतर सींचने वाली, रसीले गुड़ से परिपूर्ण है, गा है का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है फोर्थ, का व खा दोनों, अमृत समान जल से परिपूर्ण, जो देश को निरंतर सींचने वाली है। ठीक है। पांचवा है भारत देश जगदीश का दुलारा है, वो कौन है? सुंदर फूलों के कारण, नदियों के कारण, हिमालय के कारण, नाना प्रकार की वैभव व सुख समृद्धि युक्त होने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, नाना प्रकार के वैभव व सुख समृद्धि से युक्त होने के कारण। ठीक है। छठा है भारत भूमि आनंदमय है, किसकी वजह से? सरीले फलों के कारण, दिन रात हंसने के कारण, मैदान, गिरी व वनों में महकती हरियाली के कारण, का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा मैदान, गिरी व वनों में महकती हरियाली के कारण भारत भूमि आनंदमय है। ठीक है। फिर सातवां प्रश्न देखिए, स्वर्ग सा मुख, इस शब्द में कौन सा अलंकार निहित है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो स्वर्ग सा मुख यानी कि स्वर्ग के मुख के समान, यानी कि यहाँ पे क्या की जा रही है? उपमा की जा रही है, यानी कि तुलना की जा रही है। तो वो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है। आखिरी प्रश्न है भारत संसार का शिरोमणि है, क्या शिरोमणि है? हिमालय मुकुट के कारण, समुद्र के कारण, सबसे पहले भारत भूमि पर सभ्यता विकसित होने के कारण, केवल का? तो इसका सही आंसर है का वाला, हिमालय मुकुट के कारण भारत संसार का शिरोमणि माना जाता है। ठीक है। तो अथवा वाला प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे जो अगले प्रश्न हैं। देखिए अब ये 3-3 मार्क्स के जो प्रश्न हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला देखिए मतलब जो तीसरा प्रश्न है जिसमें 1-1 मार्क्स के आपके 5 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति माध्यम से। पहला प्रश्न है कि अच्छे फीचर में क्या जरूरी है? फोटो, रेखांकन व ग्राफिक्स, का व खा दोनों, केवल गा? तो इसका सही आंसर होगा फोटो, रेखांकन व ग्राफिक्स, यानी कि का व खा दोनों ही होने चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कौन सा पत्रकारिता का रूप नहीं है? वॉचडॉग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता, एडवोकेसी, सृजनात्मक पत्रकारिता?
तो सृजनात्मक पत्रकारिता जो है ये पत्रकारिता का रूप नहीं है। ठीक है। फिर थर्ड है संपादकीय जो होता है वह क्या माना जाता है? अखबार की आवाज़, संपादक की अपनी राय, सामान्य जानकारी, केवल खा। तो संपादकीय जो है वो अखबार की आवाज़ को माना जाता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटरनेट पत्रकारिता लोकप्रिय है सूचनाओं के तीव्र गति से पहुंचने के कारण, सारे माध्यम का समागम होने के कारण, खबरों को पढ़ने के कारण, का व खा दोनों। तो इसका ऑप्शन 4 जो है का व खा दोनों ये सही होगा कि सूचनाओं के तीव्र गति से पहुंचने के कारण और सारे माध्यमों का समागम होने के कारण। ठीक है। और 5वां प्रश्न है अखबार लोकतांत्रिक समाज में भूमिका निभाता है पहरेदार व शिक्षक की, जनमत निर्माता की, केवल का खा व दोनों। तो ये पहरेदार, शिक्षक और एक जनमत निर्माता की भी भूमिका निभाता है लोकतांत्रिक समाज में। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मार्क्स से ये 5 प्रश्न थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये एक काव्यांश से लिया गया है। ठीक है। तो इसे पढ़ सकते हैं काव्यांश को। ठीक है। तो प्रश्न देखिए क्या है कि यह गीत कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रसेन या स्कंदसेन। तो इसका सही आंसर है यह गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बरसती आंखों के बादल से अर्थ में क्या व्यंजित होता है? भारतीयों की करुणा का, भारतीयों की दया भावना का, बादल सी गिरती बूंद का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा का व खा दोनों, यानी कि भारत की करुणा का, भारतीयों की करुणा का और भारतीयों की दया भावना का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उड़ते खग इसमें निहित है भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोग, भारत में रहने वाले विदेशी, उड़ते पक्षी, केवल खा। तो देखिए इस संदर्भ में ये 2 कथन जो है, एक तो है कि भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोग, ये भी उड़ते खग के समान है। भारत में रहने वाले विदेशी, ये मतलब आ चुके हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें खग नहीं कहेंगे। खग तो वो हो जाएंगे जो इच्छा रख रहे लोग होंगे। ठीक है। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन फर्स्ट होगा, भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोग, उड़ते खग, इसका अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हेमकुंभ में कौन सा अलंकार जो है वो यहाँ पे बताया गया है? ठीक है। तो जो हेमकुंभ है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है रूपक अलंकार। ठीक है। क्या है? रूपक अलंकार। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है ऊषा रूपी नायिका के अवतरित होने को क्या दर्शाया गया है? भारत भूमि को सुखों से भरने के रूप में, भारत के सभी प्राणियों को हर्षोल्लास से भरने के रूप में, केवल का व खा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, भारत भूमि के सुखों को भरने के रूप में, भारत के सभी प्राणियों को हर्षोल्लास के भरने के रूप में, ये वाला सही है। ठीक है। रुकिए, इसका आंसर जो है वो लास्ट वाला नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला होगा कि भारत के सभी प्राणियों को हर्षोल्लास से भरने के रूप में। ठीक है। क्योंकि भूमि जो है उसमें सुख तो हो नहीं सकता। ठीक है। लेकिन भारत के सभी प्राणियों को हर्षोल्लास से भरने के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये 5 जो क्वेश्चन है ये सुमरनी के मन के जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। एक मार्क्स के 5 प्रश्न इसी से संबंधित पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ निर्णी। तो उसका सही आंसर होगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस रचना का शीर्षक है? सुमरनी के मन के, सुमरनी की मोती, जैसे उनके दिन फिरे या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा सुमरनी के मन के प्रस्तुत गद्यांश की रचना है। तीसरा है लड्डू शब्द सुनकर अध्यापक और पिता निराश क्यों हो गए? लड्डू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। लड्डू मांगना बुरी बात है। उन्हें किसी महंगी वस्तु मांगने की उम्मीद थी। उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब को मांगने की उम्मीद थी। तो इसका सही आंसर होगा उन्हें इनाम में बालक के द्वारा किसी किताब को मांगने की उम्मीद थी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 बालक बच गया, इसका क्या तात्पर्य है?
बच्चा बीमार था, बच्चे का बचपन अभी भी जीवित था, बच्चे से उसकी प्रिय वस्तु छीनी जा रही थी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चे का जो बचपन है वो अभी भी उसके अंदर जीवित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के द्वारा सुख की सांस क्यों ली गई? मतलब लेखक के द्वारा सुख की सांस ली गई क्योंकि अभी तक बच्चे से पूछे जा रहे प्रश्न उसकी उम्र के लायक नहीं थे, बच्चा डरा हुआ व सहमा हुआ था, बच्चे को उत्तर रटवाए गए थे, उपरोक्त सभी। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी वाला ये सही होगा। ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे प्रश्नों के आंसर आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न आए हैं लेकिन मल्टीपल चॉइस वाले हैं। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक मार्क्स के 7 प्रश्न हैं और जो कि आपकी सेकंड बुक है अंतराल वाली उससे लिए गए। पहला है, लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता है? हल्दी मिठाई पूड़ी जैसा, दूध जैसा, मिट्टी की गंध जैसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिठाई पूड़ी जैसा लगता है। ठीक है। फिर देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2, मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ, इनाम गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। यह कथन किसका है? भैरव का, जगदर का, नायक राम का, घीसू का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, जगदर का ये कथन है। ठीक है। फिर थर्ड है कि अपने गांव माही पहुंचकर रूप सिंह किस व्यक्ति को अपने पिता राम सिंह के बारे में पूछता है? त्रिलोक सिंह, त्रिलोचन सिंह, त्रिपाल सिंह, त्रिदेव सिंह। तो इसका सही आंसर होगा त्रिलोक सिंह से माही पहुंचकर रूप सिंह अपने पिता राम सिंह के बारे में पूछता है। क्वेश्चन 4 है, अपने पितरों का पिंडदान करने, मिठुआ की शादी करने व कुएं खुदवाने हेतु सूरदास ने कितने रुपए जमा किए थे? 500 रुपये से अधिक, 500 रुपये से कम, शायद 500 रुपये केवल खा। तो इसका सही आंसर होगा 500 रुपये से अधिक जो सूरदास था उसने रुपए जमा किए हुए थे, जो कि झोपड़ी में जलकर ख़त्म हो गए थे, जल गए थे, लेकिन असल में वो उसे भैरव लेके गया था। क्वेश्चन 5 है, विश्वकोहर की माटी का जो पाठ है वो किससे संबंधित है? लेखक की जानकारी का पाठ है, ग्रामीण जीवन के रूप में रस व गंध को उकेरने वाला पाठ है, केवल का है, फूलों की जानकारी देने वाला पाठ है। तो इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑप्शन 2 जो है ग्रामीण जीवन के रूप में रस व गंध को उकेरने वाला पाठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि डगडग रोटी पग पग नीर, यह बात प्रसिद्ध थी नर्मदा के बारे में, मालवा के बारे में, इंदौर के बारे में, उज्जैन के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा मालवा के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महीप के जन्म के किस वर्ष में सैला ने आत्महत्या कर ली थी? 9वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 10वें वर्ष में या फिर 8वें वर्ष में? तो इसका सही आंसर होगा महीप के जन्म के 9वें वर्ष में सैला ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे जो एक मार्क्स के मल्टीपल चॉइस के प्रश्न थे, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे हमारा सेक्शन बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे अभिव्यक्ति माध्यम से, ठीक है, और पत्र लेखन से संबंध में, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 5 मार्क्स का, कि इसमें से किसी एक पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। बारिश में बिन छतरी, आपके क्षेत्र में लगने वाला हॉट बाजार, रेलवे स्टेशन का दृश्य। तो एक देखिए मैं आपको रेलवे स्टेशन के दृश्य के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। देखिए जब कोई रेलगाड़ी आने वाली होती है तब रेलवे स्टेशन का दृश्य अत्यंत उत्साहपूर्ण होता है। प्लेटफॉर्म यात्री और उनके रिश्तेदारों तथा कूलियों की भीड़ से भरा हुआ होता है। सभी खड़े हो जाते हैं और आने वाली गाड़ी के अंदर यात्री नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं अगर वहाँ पे गया तो मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य देखकर चकित रह गया। भव्य एवं विशाल स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की भीड़ लगी हुई थी, जो कुछ सवारियों को ले जा रहे थे और कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। सवारियों के इंतजार में कुछ लोग खड़े थे। खाली जगहों पर लोग जो थे वो चादर बिछाकर लेटे हुए थे। गाड़ी के चले जाने पर भीड़ भाड़ से भरा वही प्लेटफॉर्म सूना सूना सा लगता है। उस पर केवल वही यात्री रह जाते हैं जिन्हें अगली गाड़ी में जाना होता है। पर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर एक ही समय में अनेक गाड़ियां आती जाती रहती हैं। भीड़ भाड़ तथा कोलाहल का दृश्य वहां सदा उपस्थित बना रहता है।
ठीक है। तो जैसा एक दृश्य लेखन है, रचनात्मक लेखन है, रेलवे स्टेशन के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं। बारिश में बिन छतरी, आप ऐसे लिख देंगे कि बारिश होती है तो मौसम कैसा होता है, बारिश में बिना छतरी के जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमें बच्चों को अच्छा लगता है, माता पिता डांटते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, पैसे का खर्चा, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, एक आपको अधिकारी को पत्र लिखना है, एक जनसत्ता के संपादक को पत्र लिखना है। तो दोनों का पैटर्न सेम होता है, तो मैं आपको जो जनसत्ता वाला है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में संपादक महोदय, जनसत्ता समाचार पत्र, फिर करोल बाग और नई दिल्ली 11/00/11, और विषय क्या है, प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए पत्र। फिर देखिए पत्र लिखते टाइम जो पत्र की बॉडी है वो कैसे लिखेंगे। महोदय, मैं कृष्णा कुमार, ग्राम भगवानपुर, पोस्ट करोल बाग, जिला उत्तरी दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पेयजल की जो समस्या है वो बहुत भयंकर और दुखदाई है। हमारे क्षेत्र में प्रदूषित पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। हमारे क्षेत्र में सभी के घरों में मोटर तो लगे हुए हैं, लेकिन जिनमें सुबह शाम पानी आता है, साथ ही साथ वो पानी गंदा होता है, जिसके ना खाना बनाया जा सकता है, ना उसे पिया जा सकता है। और जो कई घर हैं उनमें जो नल लगे हुए हैं, जो नल होते हैं, उनसे जो पीने का पानी है जो निकलता है, उनमें आयरन, अमोनिया की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पीने के लिए, शरीर के लिए अहितकर साबित होता है। जब कभी भी हमारे यहाँ पर पानी का टैंक आता है तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने बर्तन लेकर पहुंच जाते हैं, और भीड़ में कई बार तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस पेयजल की समस्या हमारे क्षेत्रवासियों को पिछले 2 महीने से उठानी पड़ रही है, जिससे हमारे क्षेत्र में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही लोगों में तनाव, संघर्ष और क्रोध का वातावरण भी बनता जा रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या बताया, कौन सी समस्या है, उसके कारण क्या, उसके दौरान क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर लेटर की समाप्ति कैसे करते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की इस समस्या के निराकरण हेतु यथासंभव यानी कि जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवश्यक पेयजल की आपूर्ति हो सके। आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद इसका एंड कैसे करते हैं, सह धन्यवाद भवदीय कृष्णा कुमार, भगवानपुर करोल बाग, उत्तरी दिल्ली 11/00/11, 25 मार्च 2011, ठीक है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों ये वाला, ठीक है। एक आपको लेटर ही लिखना था। फिर अगर आप अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या है, देखिए जनसत्ता की जगह मतलब सेवा में अधिकारी महोदय लिख देंगे, कहाँ के अधिकारी हैं उसके बारे में लिख देंगे, और नीचे सेम पैटर्न हो जाएगा, सह धन्यवाद, डेट वगैरह, और ये एड्रेस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें जो प्रश्न है ये अभिव्यक्ति माध्यम वाले हैं कि अखबार में संपादकीय लेख कहाँ होता है, इसे कौन लिखता है और इसकी क्या विशेषता होती है, बीट रिपोर्टिंग व विशेष रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है, फिर एंकर पैकेज किसे कहते हैं, टेलीविज़न समाचार पत्र जो होता है टेलीविज़न जो समाचार होते हैं इनकी भाषा शैली की कोई 4 विशेषताएँ। तो सबसे पहले देखिए संपादकीय वाला प्रश्न है, उत्तर 9 का पहला, संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए इसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादकीय लिखने का जो दायित्व है उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक जो होता है वो संपादक को लिखते हैं, कोई भी बाहर का लेखक या पत्रकार संपादक नहीं लिख सकता है। फिर था एंकर पैकेज के बारे में, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ में पेश करना, ये एक जरिया होता है इसका। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट एवं ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं देना आदि ये एंकर पैकेज में शामिल होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसी का सेकंड अथवा वाला कि बीट रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी का होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, ठीक है। फिर है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, ठीक है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग आई होप समझ गए होंगे। फिर देखिए टेलीविज़न भाषा शैली के बारे में था, ठीक है। तो देखिए टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य और श्रव्य यानी कि देखने और सुनने का माध्यम है। टेलीविज़न भी रेडियो की तरह एक रेखीय माध्यम है। टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा
दृश्य और तस्वीरों को अधिक महत्व दिया जाता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुरूप तथा उनके सहयोगी रूप में चलते हैं और टेलीविज़न में कम से कम शब्दों से अधिक खबर बताने का प्रयास किया जाता है। अतः टीवी में समाचार पत्र लेखन की जो प्रमुख शर्त है वो दृश्य के साथ लेखन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के 4 प्रश्न थे जिसमें से आपको कोई 2 करने थे, मैंने चारों आपको बता दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है कि कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नाटक की कहानी, नाटक जो है वो कहानी से किस रूप में अलग होता है। कविता लेखन के संदर्भ में प्रचलित 2 मत कौन से हैं। कहानी की परिभाषा क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला था कि कहानी के विशेष तत्व कौन से, उनका वर्णन कीजिए। तो कहानी की विशेषताओं के आधार पर कहानी के 6 तत्व निर्धारित किए गए। कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथापकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ठीक है, तो अब 2 का हम वर्णन कर लेते हैं, कथा वस्तु या फिर कथानक। कथा वस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कथा वस्तु आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। फिर है संवादों की भाषा। भाषा शैली सरल, रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। वह सफल कहानीकार है जो अपनी तीव्र अनुभूतियों को गतिशील भाषा में व्यक्त कर सकता है। ठीक है, फिर था नाटक जो है वो कहानी से किस तरह भिन्न होता है। तो नाटक एक दृश्य विद्या होती है। ठीक है, इसे हम अन्य गद्य विद्याओं से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत ही आता है, पर अन्य विधाओं से अलग इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से, यानी जो लिखा हुआ होता है उसे लोगों को दृश्य रूप में लाना होता है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आयामी नहीं होता है। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप में सफल रूप में प्राप्त नहीं करता। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं बल्कि दर्शक वर्ग भी प्राप्त करता है। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा होती है, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुणों को भी अपने भीतर रखता है। ठीक है, फिर तक कविता के जो लेखन के संदर्भ में दो मत हैं, वो कौन कौन से हैं। कविता लेखन का सवाल है तो इस संदर्भ में 2 मत मिलते हैं। पहला है अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। जबकि दूसरा मत है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को सरल बनाया जा सकता है। यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों और अब अपने यहाँ यानी कि भारत में कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को भी बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, फिर कहानी क्या थी, मतलब कहानी क्या होती है, इसके संदर्भ में एक प्रश्न था। ठीक है, तो वो देख सकते हैं कौन सा प्रश्न था यहाँ पे। तो देखिए कहानी क्या होती है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। देखिए कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को सुनना और दूसरों की बातों को सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव समय होता है। कुछ लोग इसे विकसित कर पाते हैं तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय थीं क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कविता वाले जो है उससे पूछा गया है, एक काम कविता में कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल व गतिशील होने के किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है। दूसरा है कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है, अंत गोड़ो गोड़ो से हुआ है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। विद्यापति की गृहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए तो सबसे पहला आंसर लिखेंगे ये वाला, कवि के अनुसार मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते हैं। लोग धोखाधड़ी, खींचातानी तथा स्वार्थपरता का सहारा लेते हैं। देश को खोखला बनाने में ये बहुत सहयोग दे रहे हैं। देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता है। इस कारण ये मालामाल, आत्मनिर्भर व गतिशील बने हुए हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है।
ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, कविता का आरंभ तोड़ो तोड़े से हुआ है और अंत गोड़ो गोड़े से हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है। तो देखिए, ऐसा करने के पीछे कवि का विशेष उद्देश्य है। तोड़ो तोड़ से कविता का आरंभ करके मनुष्य की विघ्न, बाधाएं, खीज इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। गोड़ों गोड़ों से वह मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही इन शब्दों के द्वारा कवि मन को विशेष बल देने का प्रयास करता है ताकि वह अपने सामने खड़ी जो कठिनाइयां हैं उनसे लड़ सके तथा सृजन शक्ति को और बलशाली बना सके। इस प्रकार मनुष्य का विकास जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न था कि जो प्रियतमा है, विद्यापति वाला जो चैप्टर है उसकी जो प्रियतमा थी उसके दुख के क्या कारण थे? तो देखिए, प्रियतमा का प्रियतम जो है वो किसी कार्यवश प्रदेश गया हुआ है। वह प्रियतम के साथ प्रियतम के साथ को पाने के लिए लालयित है, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में उसके लिए अकेले रहना वह संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है। वह सूने घर में अकेले रहती है, वो जो कि वह रहना नहीं चाहती है। प्रियतम उसे परदेश में जाकर भूल गया है, अतः यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायी मानी जाती है, रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ये 3 प्रश्न थे। आई होप इनके आंसर आपको बड़ी आसानी से पता चल गए होंगे। पहले का आंसर ये वाला है और दूसरे का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये वाला है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। तो देखिए क्या है, इनमें से किन्हीं 2 का आंसर देना, 2-2 मार्क्स के हैं। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? अघन मास की गृहिणी नायिका अपना व्यथा संदेश पति को कैसे पहुंचाना चाहती है? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या तात्पर्य है? 2 मार्क्स का है, इसमें से आप छोटा लिखेंगे तो भी आंसर चलेगा। सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। युधिष्ठिर महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, उसे सत्य का पर्याय माना जाता है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना था, इसके लिए उन्होंने विद्युत तक अपने सन्मुख झुकने पर विवश कर दिया था। वे उम्र भर इस मार्ग पर नहीं चले, बल्कि उन्होंने इसे अपने आचरण में ही आत्मसात कर लिया था। ठीक है। तो 2 मार्क्स में लिखना है तो आप इतना ही लिखेंगे, बाकी अगर आप ये भी लिख देते हैं तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न था कि भरत अपने बड़े भाई राम के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको कैसे व्यक्त करते हैं? तो वो देखिए, भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनकी आंखें सामने खड़े होकर प्रसन्नता से फूले नहीं समाती हैं और अपने भाई से मिलने से उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वह अपनी श्रद्धा भाव और आशा प्रकट करते हैं। भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। वे सत्ता के लोभी नहीं थे, फिर भी इन सब अनर्थों का मूल खुद को समझते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचय देती है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न था, उसका आंसर देखिए यहाँ पे है कि अगर प्रश्न था कि जो प्रियतमा है वो जो दुख है उसे झेल रही है, अपने प्रियतम तक कैसे पहुंचाना चाहती है। ठीक है। तो देखिए, अघन मास में दिन छोटे छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। अघन मास में ठंड जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को यह ठंड कपा रही है। स्त्रियां पति की उपस्थिति में बनाव श्रृंगार करने लगी रहती हैं, परंतु नागमती के लिए यह बनाव श्रृंगार कष्ट वाला लगता है। उसके पति परदेश गए हैं, अतः वह किसी के लिए यह बनाव श्रृंगार क्यों करे। ठीक है। लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे हैं, परंतु नागमती जो है उसके अंदर जो विरह रूपी अग्नि लगी है वह कैसे बुझेगी जो कि अंदर जल रही है। नागमती के लिए अघन मास की कुछ राहत नहीं देखा जाता, क्योंकि बाहर कितनी ठंड क्यों ना हो, परंतु विरह अग्नि अंदर उसे जलाकर रख देती है। ठीक है। तो ये सभी जो वह उपरोक्त सभी जो झेल रही दुख होते हैं उसे अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 थे,
टोटल 6 प्रश्न थे और 6 के 6 के प्रश्नों के आंसर मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपने इसमें से ऐसे आंसर लिखे हैं तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने नंबर के प्रश्न हैं उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, पहला है संवदिया हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साझा लघु कथा में गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने क्या चाहा व हाथी ने क्या चाहा। दूसरा, देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए संवदिया जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली है कि दिए गए संवाद को जैसा है उसे वैसा बोलना पड़ता था। संवाद के साथ भाव जैसे थे उसे वैसा बताना पड़ता था। संवाद को समय पर पहुंचाना संवदिया की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए था। उसे मार्ग का ज्ञान होता है, यानी कि जितने मार्ग होते हैं उसे उन मार्गों का ज्ञान होता है। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता जो होती है वो आवश्यक होती है, जो कि संवदिया के अंदर होती है। ठीक है, तो संवदिया की ये कुछ 5-6 विशेषताएं हैं। इनमें से अगर आपने 3-4 भी लिख देते हैं एक लाइन में तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ संवदिया की विशेषताएं थी। फिर दूसरा प्रश्न था कि साझा लघु कथा में गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने क्या चाहा व हाथी ने क्या किया। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे कि जब गन्ने तैयार हो गए हाथी को खेत पर बुलाएगा। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा, यानी कि वो गुस्सा हो गया। हाथी ने कहा, अपने और पराई की बात मत करो, यह छोटी बात होती है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी ना, तो हम दोनों ही इसके स्वामी हैं। आओ मिलकर हम गन्ने खाएं। किसान ने कुछ कहने से पहले ही, मतलब किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने अपनी सूंड को बढ़ाकर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर जो था वो हाथी के सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा, उसे तो जो आदमी था उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया है। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की जो खेती थी वो इस तरह से बटी थी। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। साझा लघु कथा में गन्ने की फसल तैयार होने पर किसान ने क्या चाहा था व हाथी ने क्या किया। तीसरा है, दूसरा देवदास कहानी का जो शीर्षक है इसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे कि इस कहानी का नाम दूसरा देवदास बिल्कुल उचित है। यह शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करता है। जिस प्रकार शरत चंद्र का देवदास अपनी पारों के लिए सारा जीवन मारा मारा फिरता है, वैसे ही संभव रूपी देवदास अपनी पारों के लिए मारा मारा फिरता है। उसकी एक मुलाकात हो जाए इसके लिए मन्नत तक मांगता है। जब वह मिलती है तो लड़की का पारो नाम सुनकर जैसे उसकी खोज सार्थक बन गई है, इसलिए वह अपने नाम के बाद देवदास लगाकर इसका संकेत भी दे देता है। देवदास की तरह संभव का प्रेम भी निश्चल और पवित्र था। अतः दूसरा देवदास शीर्षक संभव की स्थिति को भली प्रकार से स्पष्ट करता है। यही कारण है कि शीर्षक कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था इसके तीनों प्रश्न के उत्तर जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 2 करने हैं। पहला है, कभी कभी किसी इलाके की संपदा का उसका अभिशाप बन जाती है जहाँ कोई वापसी नहीं, इसके आधार पर आप बताइए। फिर है, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने प्रेमधन स्मरण में किस प्रसंग का उल्लेख किया है। दुल्हन व बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। तो सबसे पहला, जहाँ कोई वापसी नहीं, इस संदर्भ में जो प्रश्न का उत्तर है वो देखिए। सबसे पहला, इसका भाव सौंदर्य देखते ही बनता है कि लेखक एक गहरी बात को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त करता है। वह इन शब्दों के माध्यम से बताना चाहता है कि यदि कोई इलाका खनिज संपदा से युक्त है तो नहीं, मतलब खनिज संपदा से युक्त है तो नहीं मानना चाहिए कि उसके लिए वरदान है। गहराई से अगर देखें तो वह उसके लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसा अभिशाप जो उसे नष्ट करने का कारण बन जाता है। उसकी खनिज संपदा का दोहन करने के लिए उस स्थान को उजाड़ दिया जाता है, जैसा कि सिंगरौली में हुआ था। यहाँ कोयले की उपलब्धता को देखते हुए पावर प्लांट लगाए गए, जिससे इस क्षेत्र की वन संपदा को भारी नुकसान हुआ था।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए 14 का जो सेकंड वाला प्रश्न है निसंदेह शब्द के बारे में। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने इस प्रसंग का जिक्र किया है। जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेम मंडली से हुआ तो वहाँ लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। वे बातचीत में प्रायः शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करते थे। बातचीत करते समय निसंदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। दूसरे लेखक के घर आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार, कचहरी के अफसर या कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजसभा होने के कारण, यानी कि ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का उपयोग भी अधिक किया करते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उसकी मंडली के द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। उनके लिए शुद्ध हिंदी बोलना अनोखी भाषा थी। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निसंदेह रख दिया था। ठीक है, तो निसंदेह शब्द के बारे में ये प्रसंग लेखक ने बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हरिश्चंद्र की जो दुर्लभ बंधु पेटी थी वो क्या थी, उसके संदर्भ में ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कि हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां थीं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। अकड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा खाली हाथ वापस आ जाता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है, लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नोत्तर थे इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 और 14 था। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक करना और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।